अब स्वामी प्रसाद मौर्य और वहां मनोज पांडे को जवाब देने के लिए उस नेता को उतारने जा रहे हैं जिस नेता को कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार नहीं करने दी। लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस ऊंचाहार से इस राजनीतिक के शिखर पर गए उसी ऊंचाहार में किसी भी मौर्य समाज के नेता को पनपने नहीं दिए। बीएन मौर्य अपने बेटे आकाश मौर्य को ऊंचाहार से चुनाव लड़ाने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी ये बात तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। लगातार 2017 से विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी के पास जनाधार होने के बावजूद भी विपक्ष में होने का जो दुख है वो समाजवादी पार्टी लगातार झेल रही है। 2027 का जो चुनाव है कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा अहम है, जिसे लेकर के उसके मुखिया अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत हैं और अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि समाजवादी पार्टी से जो बगावत करके गए नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें भी 2027 में सबक सिखाने का वो दम भरना है जिससे वो चारों खाने चित्त दिखाई दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से बागियों के खिलाफ चुन चुन करके फूंक करके जो कदम रख रहे हैं, जो रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, वो 2027 में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम बात करते हैं अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर जिस तरह से अभय सिंह को पटकनी देने के लिए एक शानदार नेता को, जो बहुत बड़ी आवाज़ बहुजन समाज की हैं, पीडीए समाज की हैं, चौधरी लोटन राम निषाद को वहाँ टिकट देकर के उन्होंने उतारा। बड़ी सराहना पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। एक और बागी विधायक हैं जो मुख्य सचेतक हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के बड़े भरोसेमंद विधायक थे मनोज पांडे। मनोज पांडे को लेकर के ये कहा गया था कि वो नेताजी के इतने करीबियों में शामिल थे, बाद में अखिलेश यादव के इतने करीबियों में शामिल थे कि वो बिना उनके राय बात विचार के कुछ भी जो है समाजवादी पार्टी में नहीं होता था। लेकिन मनोज पांडे ने ऐन वक्त पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़ करके वो गए, हालांकि उनके जो समर्थक है, जो वोटर हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि उन्हें बागी ना कहिए, गद्दार कहिए, लेकिन वो आपके लिए गद्दार हो सकते हैं। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बगावत करके जब वो गए और जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, ये आरोप लगा था। क्रॉस वोटिंग करके ये बताया था कि समाजवादी पार्टी के साथ वो नहीं है, समाजवादी पार्टी का वो दामन छोड़ चुके हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मनोज पांडे जिस सीट से विधायक हैं, ऊंचाहार जो रायबरेली की सीट है, वो पहले डलमऊ कहा जाता था। वो डलमऊ का अस्तित्व जब 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ख़त्म होता है तो 2 सीटों में वो सीट विभाजित हो जाती है। एक उसमें ऊंचाहार सीट है जिसका उदय होता है। ऊंचाहार जो सीट है वो पहले डलमऊ थी। डलमऊ से एक विधायक हुआ करते थे बड़े कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी गिनती बागियों में होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी को ऐसे वक्त में छोड़ते हैं जब सामने 2024 का चुनाव होता है, और समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कुछ कम नहीं किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से 2022 के विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि वो डलमऊ से विधायक हुआ करते थे। डलमऊ के बाद वो पडरौना चले जाते हैं, पडरौना से विधायक होते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो फाजिल नगर जाते हैं और वहाँ वो चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा उन्हें चुनाव हरा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब फाजिल नगर से चुनाव हारते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए, सामाजिक हिस्सेदारी का ख्याल रखते हुए उन्हें एमएलसी बना देती है। समाजवादी पार्टी उन्हें एमएलसी बना देती है, सोचिए। लेकिन ऐसे वक्त में भी, ऐसे सम्मान मिलने के बाद भी
स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को छोड़ करके उससे अलग हो जाते हैं और उनके खिलाफ बयानबाजियां भी शुरू कर देते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जो नाता है वो ऊंचाहार से रहा है और मनोज पांडे का भी जो नाता है वो ऊंचाहार से है। वर्तमान के विधायक मनोज पांडे हैं जो ऊंचाहार के हैं, और उसके साथ साथ वहीं से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाता था। 2012 में ऊंचाहार की सीट छोड़ करके, यानी डोलमाऊ से विधायक थे, ऊंचाहार का उदय होता है और उस वक्त जब सीट छोड़ करके वो पडरौना लड़ने के लिए जाते हैं तो अपने बेटे को उसी ऊंचाहार सीट पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारते हैं। बेटे को विधायक बनाने के लिए जब ऊंचाहार में वो उतारते हैं तो उसके बाद ऊंचाहार में वो जो उनके बेटे हैं अशोक मौर्य चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे उसी ऊंचाहार से विधायक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं 2 बार ऊंचाहार से चुनाव हार चुके हैं। अशोक मौर्य के 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी आज भी जो निगाहें हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की ऊंचाहार सीट पर है, इसलिए वो वहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती है दोनों नेताओं को सबक सिखाने की, जो ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ करके गए थे। उसका पूरा तरह से प्लान जो है अब समाजवादी पार्टी ने बनाना शुरू कर दिया है। एक और चर्चा करेंगे कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के डलमऊ से विधायक का चुनाव लड़े थे, उस वक्त जब उनकी शुरुआत थी राजनीति की, तो सबसे ज़्यादा उस रायबरेली के डलमऊ यानी ऊंचाहार के लोग, जो आज की ऊंचाहार विधानसभा सीट है, यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। बताया जाता है कि तब स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कुछ भी नहीं था, राजनीतिक जमीन के नाम पर कुछ भी नहीं था। तब ऊंचाहार के लोगों ने चंदा जुटा करके उन्हें एक गाड़ी खरीद करके दी थी। वो ऊंचाहार के लोगों ने मदद की थी। ये भी कहा जाता है, आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस ऊंचाहार से इस राजनीतिक के शिखर पर गए, उसी ऊंचाहार में किसी भी मौर्य समाज के नेता को पनपने नहीं दिए, यानी राजनीति में स्थान बनाने नहीं दिया। जैसे ही वो शिखर पर जाते हैं तो अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटे भाई भतीजे को ऊंचाहार में मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये बात ऊंचाहार के लोगों को समझ में आ जाती है और उसके बाद उनके बेटे वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इसी बीच एक और परिवार है वहाँ, मौर्य परिवार, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य की सबसे ज़्यादा मदद की थी। वो लगातार 2011 से यदा कदा वो ब्लॉक प्रमुख होते रहे ऊंचाहार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है तो उसी परिवार में वो चुनाव जीत जाते हैं। पिछले दिनों एक और घटना घटित हुई उसी परिवार में, जिस BN मौर्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके परिवार में ब्लॉक प्रमुख जो है लगातार ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके पिताजी रहे, उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। उसी परिवार में 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से उनकी बिटिया, उनकी भतीजी अंजलि मौर्य चुनाव लड़ जाती है। अंजलि मौर्य जैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ऊंचाहार से चुनाव लड़ती हैं, 39,000 उन्हें वोट मिलता है। लोग ये भी कहते हैं, वहाँ चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से एक और विधायक होता अगर ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी अमरपाल मौर्य को वहाँ से टिकट देकर के चुनाव मैदान में नहीं उतारती तो। अंजलि मौर्य बहुजन समाज पार्टी, यानी 2022 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना निर्दल लड़ने के बराबर था। 39,000 वोट जो अंजलि मौर्य को मिलता है, अंजलि मौर्य वहां से 39,000 वोट पा करके हार जाती हैं। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी अंजलि मौर्य होती हैं। अब जो समाजवादी पार्टी ने प्लान बनाया है, जो खबरें आ रही हैं, वहाँ के लोग जो चर्चा कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वहाँ से BN मौर्य के परिवार में अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी से जरूर चुनाव जीत जाएगा। BN मौर्य इस वक्त समाजवादी पार्टी में है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था और उनके बेटे आकाश मौर्य जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर ऊंचाहार से चुनाव लड़ सकते हैं। आकाश मौर्य की अगर बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील और पिछले दिनों जो वर्तमान के वहाँ विधायक हैं मनोज पांडे, जिन पर आरोप लगा था कि दलितों और पिछड़ों की ज़मीनें जबरिया वो हड़पने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो वो आकाश मौर्य ने लड़ी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। BN मौर्य अपने बेटे आकाश मौर्य को ऊंचाहार से चुनाव लड़ाने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी ये बात तो पहले उन्होंने कह दिया कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और वो काम करने वाला व्यक्ति हो और वो जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हो।
आप ये बात समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 2011 से ऊंचाहार ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बनता रहा हो, उस परिवार का राजनीतिक रसूख और पकड़ कैसी होगी। ठीक उसी तरह से आकाश मौर्य अब पूरी तरह से बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में वो काम कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, वो छोड़ करके अब ऊंचाहार में अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब स्वामी प्रसाद मौर्य और वहां मनोज पांडे को जवाब देने के लिए उस नेता को उतारने जा रहे हैं जिस नेता को कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार नहीं करने दी। अखिलेश यादव अगर बीएन मौर्य के परिवार में टिकट देते हैं, हालांकि जो है बीएन मौर्य का जो परिवार है वो परिवार एजुकेटेड परिवार है, उनकी बिटिया चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके बेटे अगर इस बार जब चुनाव लड़ेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और ऐसे लोगों का समाजवादी पार्टी में कितना महत्व है इसे आप साफ समझ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बताएं तो मछली शहर से प्रिया सरोज को टिकट देने की जब बात आई थी तो बड़ा विरोध हुआ था। वहीं के तमाम नेताओं ने कहा था कि उनके पिता विधायक हैं तो बिटिया को सांसदी लड़ाने की क्या जरूरत है, बिटिया अगर चुनाव लड़ेंगी तो हार जाएंगी। फिर भी अखिलेश यादव ने उन्हें इसलिए टिकट दिया था कि प्रिया सरोज भी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को अखिलेश यादव राजनीति में लाना चाहते हैं, खास करके युवाओं को। वो युवा जो क्षेत्र में जाए और जीते तो जनता के बीच रह करके लोगों की मदद करे। तो आकाश मौर्य जो बैजनाथ मौर्य के पुत्र हैं, उनकी माताजी जो है आज के जो है डेट में वो वर्तमान की ब्लॉक प्रमुख ऊंचाहार से हैं। ऊंचाहार से चुनाव लड़ेंगे तो एक तीर से दो निशाने साधने की जो हम बात कर रहे हैं, वो दोनों जो बागी नेता थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के जो बागी नेता हैं, उन दोनों को एक तीर में ही समझिए कि पूरी तरह से धाराशाही किया जा सकता है। दोनों नेताओं को वहाँ पटखनी मिल सकती है। तो ये जो मामला ऊंचाहार का है, जहाँ के जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो ऊंचाहार के जातिगत समीकरण को लेकर के सारे लोग वाकिफ हैं कि वहाँ का जातिगत समीकरण किस तरह का है। जहाँ पर जो यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 55 से 60 हज़ार उनकी संख्या है। मौर्य समाज की जो संख्या वहाँ 50 से 55 हज़ार की संख्या है। जो वहाँ मुस्लिम है वहाँ 20 से 25 हज़ार की संख्या है। लोधी समाज के लोग वहाँ 15 से 20 हज़ार हैं। दलित जो हैं वो 23 से 25 हज़ार के करीब हैं। और उसके साथ साथ जो पासी समाज के लोग हैं जो दलित में ही आते हैं, पासी समाज के लोग 65 से 70 हज़ार की संख्या में हैं। कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या वहाँ 16 से 18 हज़ार है। ब्राह्मण समाज की जो संख्या 18 से 20 हज़ार है। ठाकुर समाज की जो संख्या वहाँ 15 से 18 हज़ार है। और बाकी अन्य की जो संख्या है वो भी 30 से 35 हज़ार की जो संख्या है। तो ये जो वहाँ के जातिगत समीकरण है, वहाँ मौर्य अगर कैंडिडेट खास करके बीएन मौर्य के परिवार से अगर आकाश मौर्य चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए वो राह बहुत आसान होगी। एक बात तो साफ है कि चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे मनोज पांडे, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के कृपा पर ही चुनाव जीतते रहे हैं। क्योंकि वहाँ के जातिगत आंकड़े बताते हैं कि ये अगर चुनाव किसी अन्य दलों से लड़ करके देखें तो इनका जीतना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल जो ऊंचाहार की सीट है, जहां मनोज पांडे को, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के लिए अब जवाब देने का वक्त है, वहां बैजनाथ मौर्य के बेटे आकाश मौर्य को टिकट दे करके इन दोनों नेता को धाराशाही करने के लिए अखिलेश यादव ने अपना दाव चलने का मन बना लिया है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।